जय हिंद दोस्तों। तो अभी एक चैप्टर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर, है ना। मैंने एक्चुअली इसको चैप्टर को कई बार इग्नोर भी किया था जानबूझ के, क्योंकि हमने इसको बहुत कुछ पढ़ लिया है आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में, है ना। मोस्टली इसमें क्या है आपके ये जो क्रॉप्स हैं इम्पॉर्टेंट, खरीफ, रबी, ये सब जो है उसके बारे में। उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका टाइप्स ऑफ, जो होता है ना एग्रीकल्चर में, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू वाला, वो सब पढ़ लेते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना। अबाउट 58% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और मतलब पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, 70% धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो रहा है। 53% ऑफ टोटल एरिया इज़ अंडर एग्रीकल्चर। कंपेरिजन करें कनाडा से, कनाडा में 5% है, चाइना में 15% है, जापान में 12% है। तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ज़मीन पे, खेती किसानी के लिए। करंटली 45% ऑफ एरिया इज़ अंडर कल्टीवेशन, है ना। तो अब थोड़ा सा कम हुआ है। एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी, तो जब 1950-51 में था ना, तो कंट्रीब्यूशन था 52। देखो ये इकोनॉमिक्स से मैच कर रहा है कि कैसे हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है चेंज हुआ है ना। स्ट्रक्चरल चेंजेस में यही आता है कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था 52% था। 90-91 में 35% हो गया जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। और जब ये एलपीजी रिफॉर्म हो, इसके बाद तो और कम हो गया, 17% के आसपास हो गया है। अभी 15% दिख रहा है, ठीक है। डिक्लाइन इज़ ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। इसलिए नहीं डिक्लाइन हुआ कि कुछ हुआ, इनका शेयर उतना ही है, बस ये था कि इनका ग्रोथ नहीं हुआ, है ना। और सर्विस सेक्टर ने जंप मार के इकोनॉमी में कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये देखो, जब भी आपको जियोग्राफी में आए तो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, पेपर में डालना रहा तो। एक तो मैप बनाना, ठीक है। दूसरा है आपका टेबल या फिर ग्राफ, है ना, पाई चार्ट के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करना। भारत में भूमि की उपयोगिता एवं अवधारणा। तो क्या होता है, भूमि उपयोग किसी भूमि का किस टाइप से प्रयोग हो रहा है। जैसे भारत में टोटल ज़मीन जो है 32,87,000 है ना। सर्वे में शामिल एरिया कितना है, 30,70,000 वर्ग किलोमीटर। उपयोग किस टाइप से होता है, कृषि में होता है, भवन में होता है, कारखाने, वन, चारागाह, इन सब में इसका उपयोग होता है, ठीक है। शुद्ध बोया क्षेत्र बोले तो वह भूमि जहाँ पे फसलें बोई जाती हैं, है ना। 1950-51 में ये आपका था 41.80। फिर हमारा क्या हुआ, बढ़ा, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे सुधार हुए, बंजर भूमि या फिर जो आपके परती भूमि है उसको खेती के अंदर लाया गया, तो हमारा 45.32% हो गया। विश्व की लगभग 32% भूमि इसके अंतर्गत आती है। और सर्वाधिक क्षेत्र किस में है आपका, राजस्थान में और महाराष्ट्र में आपके सर्वाधिक बोया क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुपात में प्रथम कौन है, पंजाब। मतलब पंजाब का जैसे मान लो इतना एरिया है, तो कितना प्रतिशत एरिया जो है आपके इसमें आता है, बोया क्षेत्र में आता है। तो पंजाब में सर्वाधिक, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो पंजाब के 81% जो बोया में आ गए। हरियाणा में 79, जानती हो सब लोग अपना पिंड बना के रखे हैं, है ना। न्यूनतम है आपके अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। वन क्षेत्रों में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो 1950-51 में 14% था, 18-19 में 23% हो गया। फॉरेस्ट लैंड इन लैंड अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, है ना। अनुपलब्ध क्यों, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि तो कौन कौन से हैं आपका, जैसे अन्य घर है, ये तो वन क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे कैसे करोगे, है ना। तो बढ़ के 23% हो गया। आप देख रहे हो संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। बंजर भूमि है तो इसमें नहीं कर सकते खेती। तो टोटल कुल अनुपलब्ध है किसके लिए, कृषि के लिए, वो है 16.7। कब, 1950-51 में। अभी जो है वो 14%, ठीक है। तो मोटा मोटा आप याद रखना, किसी भी फिगर डेटा को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता। कई बार चीज़ों को बस जानकारी के लिए, एक इमेज बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करना पड़ता है। कृषि योग्य है लेकिन बंजर भूमि है ना, 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं हुई, इसको बोलते हैं बंजर भूमि। तो 1950 में 8% था, अब घट के वो हो गया 4%। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। सर्वाधिक जो है 37% आपका राजस्थान में है। भाई पानी वानी नहीं गिरता ना, बंजर भूमि ज़्यादा है, गोवा में है, ठीक है। परती भूमि जो कृषि योग्य लेकिन वर्तमान में खेती नहीं हो रही है, जो 1 या 2 साल का गैप रहता है, तो वर्तमान परती में डिवाइड किया है तो 1 साल तक खाली है, तो 4%। पुरानी परती मतलब जो 2 से 5 साल तक खाली है, वो आपका लगभग 3.5% जो है वो। तो ये जो भूमि है वो आपके कृषि योग्य नहीं है, बट उसको बनाया जा सकता है उस पर कुछ काम करके। इसीलिए परती और कृषि बंजर भूमि का देखते हैं। आपको इंडिया लेवल पर याद नहीं करना है, बट छत्तीसगढ़ लेवल पे जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है डेटा ना, वो पढ़ लीजिएगा।
चारागाह भूमि है कुछ 18-19 में ये था, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, तभी तो वहाँ पे ट्रांस ह्यूमन रहते हैं जो शीत ऋतु में नीचे आ जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, और गर्मी क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में गाय चराने जाते हैं। बाग बगीचे, कृषि भूमि, सब दिया है, देख लेना। अब आते हैं दोस्तों क्रॉप इंटेंसिटी, ये पूछता है क्या होता है ना। तो एक वर्ष में एक खेत भूमि में उगाई गई फसलों की संख्या वो कहलाता है आपका क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। तो यदि 2 फसल उगाई जा रही है, जब मैंने शायद इसको बताया था आपको कि एक साल में कितनी फसल उगाई जा रही है एक खेत भूमि में, एक खेत है, मान लो इसमें 2 फसल उगाई जा रही है तो कितना हो जाएगा, 200%। मान लो 3 बार उगाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300%, ठीक है। तो ये जो क्रॉप डेंसिटी था 1950-51 में 111% था, वो बढ़ के अब हो गया है 142%। काफ़ी वृद्धि हुई है, क्यों? क्योंकि आपके सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है, तो लोग क्या करते हैं, आप 2 फसल लेते हैं। सर्वाधिक जो क्षेत्र है आपके सिक्किम में है, पंजाब में है, पश्चिम बंगाल, आप जानते हो वहाँ पे 3 बार धान लेते हैं। एक फसल आती है ना, मतलब उसका क्या नाम है, धान की एक वैरायटी है, 3 बार फसल ली जाती है उसकी, ठीक है। सिंचाई सहन उष्णता का प्रमुख निर्धारण है, जितना सिंचाई का साधन होगा वही आपका, तो ये फॉर्मूले को याद रखिएगा। क्रॉप इंटेंसिटी इज इक्वल टू वर्ष में कृषित क्षेत्र डिवाइड वर्ष में शुद्ध कृषित क्षेत्र, है ना। तो घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक कारक, साल भर पर्याप्त तापमान, है ना। उसके बाद वर्ष भर भूमि में नमी होना चाहिए। सामाजिक कारक क्या है? शहर के नज़दीक भूमि की गहनता होनी चाहिए, है ना। लैंड नियर सिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर है तो क्या करते हैं, डबल क्रॉप उगाते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके में देखोगे तो उतना ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है नहीं, तो ज़्यादा कुछ खेती करते भी नहीं, एक बार उगा लिए बढ़िया है भाई, आराम करते, बाकी नहीं। उसके बाद एक तो है आपका इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, स्मॉल होल्डिंग है। अगर आपके पास बड़ा ज़मीन है तो आप बोलोगे एक बार करते हैं कमाई हो गई। छोटा ज़मीन है तो आप बोलोगे यार एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, उसी में सब्जी भी उगा दो, उसी में धान भी उगा दो। और ये संस्था का सिंचाई, इन सब की उपलब्धता भी आपको डिसाइड करती है कि क्रॉप डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद क्या हुआ, भूमि में सुधार के कुछ प्रयोग किए गए, जैसे कि आपका अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, जो बिचौलिए थे ना उनका, मतलब जो खेती नहीं करते थे बट क्या करते थे, वो टेनेंट की तरह काम करते थे, उनको हटाया गया। 1950-60 में 2.6 लाख जमींदारों की समाप्ति की गई, क्योंकि वो क्या था, बिचौलिए थे, कुछ करते तो थे नहीं खेती। 2 करोड़ किसानों को काश्तकारी अधिकार, मतलब उनको खेती का अधिकार दिया गया, ज़मीन दिया गया। 1 करोड़ को भूमि की मिल्कियत मिल गई, मतलब उसकी क्या बोलना चाहिए, राइट्स मिल गए, टेनेंसी राइट। और 60 लाख जो थे हेक्टेयर ज़मीन को गरीबों में बांटे गए। भूदान जो नियम चला था ना विनोबा भावे का, वो उसी टाइम चल रहा था। दूसरा था टेनेंसी रिफॉर्म, तो भूमि उसी को की जो जोते बोए, है ना, जो खेती करे उसी की भूमि है, ऐसा नहीं कि तुमने क्या करा वो सब किसी को दे रहे हो। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक था तो बांट दिया गया, है ना। शेयर क्रॉपर को गेट्स 10 आउट ऑफ 16 शेयर, मतलब एक कानून बना इसका टेनेंसी की, जो फसल बोएगा उसको 10 हिस्सा मिलेगा, 6% आप मालिक रख लेना। उसके अलावा और कुछ बने, राजस्व नियामक, रेवेन्यू रेगुलेशन बनाए गए। प्री इंडिपेंडेंस रेंट जो था 50% था, लेटर क्या कर दिया 20 से 25% तक, है ना, 4th प्लान में। जमींदारी को क्या किया गया, जमींदारी रेवेन्यू कलेक्शन लैंड ऑनर बंगाल उड़ीसा में था, ये ब्रिटिश सिस्टम था। रियोदारी, ये तो पता है आपको, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, लैंड सीलिंग, एक आदमी कितना खेत रख सकता है उसका भी निर्धारण किया गया, है ना। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए। पहला प्रयास किया गया जम्मू कश्मीर में, चकबंदी किया गया, मतलब कंसोलिडेशन। एवरेज होल्डिंग 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर था, 15-16 में वो घट के कितना हो गया 1.08 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है ना। मोस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा। जॉइंट लैंड होल्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है इसके बेसिस पे, याद रखिएगा। मार्जिनल जो 1 हेक्टेयर से कम है वो 68% लोग हैं। 68% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। 1 से 4 हेक्टेयर वाले 27% हैं। मीडियम जो हैं, जो 4 से 10 हेक्टेयर वाले 3.3% किसान हैं, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा सिर्फ 0.57% किसान हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एवरेज होल्डिंग है आपके नागालैंड में, और स्मॉलेस्ट होल्डिंग है आपके केरल में, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर को याद रखिएगा। भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है आजकल, जो एग्री स्टेक देख रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है, वही तो है ना। तो 1985-86 में अद्यतन आंदोलन चलाया गया, अपडेशन मूवमेंट, है ना। पासबुक अपडेट करना शुरू किया, कंप्यूटराइज शुरू हो गया 102 डिस्ट्रिक्ट में 8th प्लान में। फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या क्या है हमारा, एक तो ये है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब उतना ही पैदावार होता है जो जीवन निर्वाह के लिए है ना, लाभ नहीं हो पाता, बिजनेस की तरह नहीं है ना। मानसून पर आधारित है, पानी गिरा तो अच्छा, नहीं हुआ तो ख़राब, जैसे इस साल नौबत आ गई थी।
लैक ऑफ इरिगेशन 50% अभी भी असिंचित क्षेत्र है, असिंचित है। स्मॉल होल्डिंग आपने देखा लगभग 80% जो है उनके पास एक है, ये यहाँ पे 60% जो है उनके पास, 70% जो है 1 हेक्टेयर से कम खेती रखते हैं। और लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा मशीन का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों भाई, छोटा सा ज़मीन है, कितना आदमी जो है 1 हेक्टेयर रखा है, उसके लिए क्या ट्रैक्टर लेगा, क्या हार्वेस्टर लेगा, तो बहुत ज़्यादा मैनुअल है। मानसून पे निर्भरता है, सिंचाई का अभाव है ना। तो इसमें क्या है 1950-51 में 20 मिली हेक्टेयर तक था सिंचित क्षेत्र, और 14-15 में थोड़ा बढ़ के 68 मिलियन हेक्टेयर, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। शुद्ध बोया जो क्षेत्र था वो 17% था, और ये बढ़ के हो गया लगभग 50% के आसपास। 178% की वृद्धि हुई है, फिर भी 50% अभी भी असिंचित है। अभी प्रमोट किया जा रहा है सोलर पंप, कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, ड्रिप है ना, पीएम सिंचाई योजना, इन सब का उपयोग करके बढ़ाया जाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कृषि पे जनसंख्या का दबाव भी बहुत है। प्रति व्यक्ति जो था उस टाइम 0.53 हेक्टेयर था, अब क्या हो गया, प्रति व्यक्ति जो भूमि है 0.1 हेक्टेयर से भी कम हो गया है। जनसंख्या वृद्धि हुई है तो क्या हो गया, भू जोतों पे विखंडित हुआ है। मान लो एक किसान है, उसका 10 हेक्टेयर था, ठीक है, उसके 5-7-8 बच्चे हैं, पहले तो बहुत हुआ करते थे, फिर बढ़ गया। अब ये जो एक एक बच्चा है उसके पास 1.5 आ गया। अब इसके 2 बच्चे हो गए तो इसने फिर 75 हो गया, फिर इसके 2 बच्चे, फिर आधा, है ना। तो इस टाइप से विखंडित होते जा रहा है। खंडित जोतों में क्या है, मैकेनाइजेशन करना मुश्किल है भाई, इतना छोटा सा ज़मीन रहेगा और ट्रैक्टर कैसे चलाओगे, ठीक है, खरीद भी नहीं पाओगे। औसत जोत जो है काफ़ी कम हो गया है। नगरों के प्रसार के कारण कृषि भूमि घटी है, और कृषि पशुधन रासायनिक उर्वरकों पे बढ़ा है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये है आपका गुड, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या हुआ है, जेनेटिक यूज्ड रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। तो होता क्या है, ये जो नई नई वो आई है ना सीड, उसमें क्या होता है कि उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ा दी गई है कि भाई अब इसमें इतना क्रॉप होगा। लेकिन ये जो कंपनियां जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करती हैं ना, वो क्या करती हैं, उसको टर्मिनेटर सीड बना देती है। मतलब एक बार प्रोडक्शन ले लिए, ठीक है, उसके बाद उसके जो बीज आएंगे ना, उसको नहीं कर सकते, उसको बस आप खाने में उपयोग करो, उससे आप क्या नहीं कर सकते, और क्रॉप नहीं उगा सकते। अदरवाइज़ क्या होता है, किसान एक बार ले लिया मोनसेंटो से, उसके बाद इसके पास तो बहुत सारा हो गया, है ना, तो इस मोनसेंटो के पास क्यों जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, टर्मिनेटर सीड बना देते हैं। दूसरी पीढ़ी बीजों की प्रजनन क्षमता खत्म कर दी जाती है। किसान हर वर्ष बाजार से बीज खरीदने को मजबूर है। लाभ केवल बीज कंपनियों को हो रहा है। जैविक विविधता के कारण बड़ा खतरा है। 1998-99 में यूएस की मोनसेंटो ने विकसित किया था। विश्व किसी भी देश में उपयोग की अनुमति नहीं देता। ठीक है। मतलब ये सब टर्मिनेटर सीड उपयोग करने के लिए उतना प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि भाई किसान कितनी बार खरीदेगा, उसको भी तो हक है ना कि अपना एक बार उत्पादन कर लिए और अगली बार उसी का यूज़ करे। HIV बीजों में उत्पादन क्षमता का बीज जो है आधी रह जाती है। परंपरागत बीज गांव में से पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं। जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, बीजों को कीड़ों से बचाने हेतु कंपनी निर्मित जरूरी दवाई जरूरी है ना। बासमती चावल में पारंपरिक सुगंध नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते हाई यील्ड वैरायटी सीड ऐसे बीज ले आए हैं जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके कुछ नुकसान बताया है। क्या नुकसान है, पहला तो ये है कि उत्पादन क्षमता है, बीजों से उत्पन्न बीज, मतलब जैसे आपने बहुत सारा उत्पादन कर लिया, अभी इस बीज की उत्पादन क्षमता आधी रह जाती है। ठीक है। परंपरागत बीज पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके अलावा ये जो HVY है, इनको अगर कर रहे हो, कुछ कीड़े वीड़े आ गए, कुछ बीमारी आ गई, तो उसको बचाने के लिए कंपनी द्वारा जो दवाइयाँ हैं वो लेना पड़ता है। ठीक है। बासमती चावल में अभी भी सुगंध नहीं रह गई। किसान संकट में है। 2018 में 20,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र में ज़्यादा है ना। तो ये सब है, किसानों को प्रॉब्लम हो रही है। अब आता है दोस्तों, कई बार पूछता है वेटलैंड फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है। तो जो वर्षा पोषित है उसको बोलते हैं आपका वेटलैंड फार्मिंग, है ना। जल एकमात्र शुष्क कृषि, हाँ, मतलब जो वर्षा पोषित है उसको रेनफेड बोलते हैं। उसी के अंदर 2 क्लासिफिकेशन है, जिसको बोलते हैं शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र कृषि भूमि। जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको बोलते हैं शुष्क भूमि और खेत क्षेत्र, और जहाँ पे 75 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं आर्द्र कृषि भूमि। भारत की 1/3 कृषि भूमि शुष्क कृषि भूमि है। शुष्क क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके, वही यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब, और वृष्टि छाया क्षेत्र। रेन शेडू क्षेत्र कौन से हैं आपके, विदर्भ है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट का कुछ इलाका जाता है ना, वो सब, जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, तेलंगाना, रायलसीमा, ये सब। शुष्क फसलें कौन सा है, ये जो को है ना। शुष्क फसलें क्यों, क्योंकि इनको कम पानी की जरूरत पड़ती है, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, ये सब, है ना। तो यहाँ पे डिवीजन दिया है दोस्तों।
देखो होता क्या है, ये आपका जो मानसून की हवाएं ऐसे आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है इसको कवर कर दिया। कुछ जो है वेस्टर्न घाट में जो पासेस हैं उससे गुजर के अंदर आ जाती हैं, लेकिन ये जो एरिया है ना काफ़ी रेन शेडो हो जाता है ना। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो है ये आपका शुष्क खेती अपनाई जाती है, क्योंकि आपका, और यहाँ पे जो एरिया है हमारे साइड में कोई शुष्क क्षेत्र है नहीं। छत्तीसगढ़ में भी एक एरिया है जो आपका रेन शेडो एरिया है, आपका ये वाला मैकल वाला श्रेणी है ना। तो वही है कि जो जियोग्राफी है ना वो डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया शुष्क भूमि के क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों शुष्क कृषि में मृदा सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, कैसे हम लोग नमी का संरक्षण कर सकते हैं मल्चिंग के माध्यम से। मल्चिंग आप जानते हो, वो आपने देखा होगा खेतों में वो प्लास्टिक से ढका रहता है, ब्लैक कलर की, है ना। तो उसी को बोलते हैं मल्चिंग करना, मतलब उसको ढक देते हैं। तो इससे क्या होता है, मल्चिंग से जो सूरज की किरणों से जो वो है ना नमी है सोख लेती है। प्लास्टिक लगा दो तो क्या है, नमी मेंटेन रहती है, बार बार जुताई की जरूरत नहीं पड़ती, मृदा कण जो है छोटे रह जाते हैं, जल धारण क्षमता बढ़ती है। मल्चिंग खेत को पुआल खरपतवार से ढकना, है ना, अपरदन व नमी हाथ से रोकता है। तो मल्चिंग जो है बहुत तरीके से फ़ायदा करता है। खरपतवार नहीं हो पाते, झिल्ली से आपने ढक दिया है तो उन क्षेत्रों को आपने देखा होगा ऐसे ढक दिया है ना। अब यहाँ पे कुछ लगा दिया तो इन सब क्षेत्रों को पानी मिल ही नहीं रहा है, तो और ना तो सूरज मिल रहा है, तो क्या होता है वहाँ पे खरपतवार नहीं आ पाते। विकास के उपाय क्या हैं, ड्रिप से वो करते हो आप, ड्रिप से आप सिंचाई करते हो, स्प्रिंकलर सिंचाई करते हो, सूखा प्रतिरोधी बीजों का विकास हुआ है, फसल विविधीकरण, ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, चावल। तो चावल के लिए क्या क्या कंडीशन है ये हमने उसमें भी पढ़ा था, मैं बहुत सरसरी नज़र में इसको निकालता हूँ, ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। जलवायु जो है वो 25 टेम्परेचर होना चाहिए, और वर्षा जो है 100 से ज़्यादा सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। कुल कृषि भूमि का 25% पर यह होता है। खाद्य उत्पादन में 42% धान का कंट्रीब्यूशन है। किसमें क्या है, अगहनी, अमन, ओस। देखो तो ये जो बंगाल है ना, वहाँ पे बहुत सारी फसल उगती है, वहाँ 3 टाइप का होता है, तीनों सीज़न में कर सकते हो, अमन, ओस और बोरो, ये वहीं पाई जाती है, ठीक है। उत्पादन क्रम क्या होता है पश्चिम बंगाल में, ये इसको 2 मिनट ना यार, मैंने इसको ठीक तो करा था, पता नहीं ठीक कैसे वो नहीं हुआ, ये किताब में दिया, इसको छोड़िए। अभी यूपी टॉप मोस्ट आ गया है ना, तो वो जो मैंने पेज शेयर किया उसको देखिएगा, इसके डेटा को मत देखिएगा। उत्पादन में आपका इसको छोड़िए, ये 2021-22 का डेटा है। विश्व में अब ये भारत जो है टॉप मोस्ट आ गया, प्रथम। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें, ये इसको याद रखिए। ये जो कृषि क्या बोलते हैं प्रमुख किस्में जो हैं, रत्ना, IR2, जमुना, है ना। तो ये जो उत्पादन वाला जो है ना करंट अफेयर का रहता है, भारत अभी टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं ये बता दिया है ना, जहाँ पे पानी की उपलब्धता है वहाँ पे है। उसके अलावा दोस्तों इसको फिर छोड़ दीजिए, मैंने इसका PPT अलग से दिया है। कल्याण, सोना, सोनालिका, ये सबको याद रखिएगा, ये वैरायटी हैं। क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, तभी शीत ऋतु में ठंड के दिनों में बोते हैं ये गेहूँ। 10 से 15 डिग्री, और पानी जो है 50 से 75 सेंटीमीटर। कुल कृषि भूमि का 14% पे खेती होता है, और उस टाइम तो सेकंड में था, अभी देखना पड़ेगा। उसके बाद मक्का का देखा जाए, ठीक है, तो मक्का जो है उसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर, और कर्नाटक जो है इसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीन ये ना कृषि, ये रबी, खरीफ, इसको नॉर्मली खरीफ फसल कहा जाता है, बट वो तीनों सीज़न में बो सकते हैं, तभी आप देखोगे डेयरी वाले जो है तीनों सीज़न में बोते रहते हैं। और ये दाल की फसलें हैं, ठीक है, तो इसका भी हम लोग डेटा देखेंगे। कुल बोए क्षेत्र का 11% दलहनी है, ठीक है। तिलहनी देखा जाए, विश्व के तिलहन का 20% भारत में होता है, ठीक है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ठीक है। मोटे अनाज में ज्वार बाजरा आता है, और गन्ना, जो नगद फसलें हैं, गन्ना आता है, कपास आता है, जूट आता है, चाय आता है, ठीक है। रेशेदार फसलें ये सब हो गया। फल और सब्जी जो है हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे आता है कृषि के डिफरेंट प्रकार, तो ये हमने उस दिन भी पढ़ा था। मिश्रित फार्मिंग क्या होता है, क्रॉप फार्मिंग प्लस पशुपालन, है ना। आप फसल भी उत्पादन करते हो, पशुपालन करते हो, उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। रोपण कृषि में क्या क्या होता है आपका, प्लांटेशन में साइंटिफिक कमर्शियल टाइप से करते हो, जैसे टी है, कॉफ़ी है, इनको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। तीसरा है कैश क्रॉप, पूछा था एग्जाम में, है ना, किसको बोलते हैं, टोबैको, शुगर केन, कॉटन, जूट। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के जो होते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। एरोपोनिक्स, बिना ये ग्रोइंग प्लांट इन एयर विदाउट सॉइल, है ना, तो इसको बोलते हैं। भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं, GI टैग, अंडर डिफाइंड WTO ट्रिप
ठीक है, रजिस्ट्रेशन 10%। हाँ, तो जीआई टैग जो है किसी कोई जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर क्षेत्र में ही उत्पादन होता है, तो मतलब ओरिजिनल, जैसे कि आपका दार्जिलिंग का चाय है ना, चाय बहुत जगह उगता है लेकिन दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, तो उससे क्या होता है, उसकी कमर्शियल मार्केटिंग में मतलब सहजता मिलती है। जैसे कि ढोगरा आर्ट है, हो सकता है कहीं और भी बनाते होंगे वैक्स, लेकिन बस्तर का बोला जाए तब वो बिकता है, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं ये भागलपुर का, ये देखिए करतनी चावल, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, मिथिला का मखाना और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जीआई टैग मिलने से क्या फ़ायदा होता है, इनकी ग्लोबल पहचान मिलती है और बिक्री में फ़ायदा होता है। ठीक है, हरित क्रांति क्या है दोस्तों, हरित को किसने बनाया था, ये नॉर्मन बोरलॉन्ग है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ हरित क्रांति, है ना। और इंडिया में स्वामीनाथन को बोला जाता है, ये वर्ल्ड में, ये भारत में। प्रमुख क्षेत्र कौन से थे जहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी थी, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, है ना। और कौन से घटक थे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, इतनी जल्दी इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है उसमें इन्वायरमेंट में। तो जो हाइब्रिड वाले सीड थे, सिंचाई की व्यवस्था, उर्वरक, कीटनाशक और ये सब जो चीज़ें थी वो आपके ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल रही थी, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन की कुछ आंकड़े, ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है पढ़ लेना, मतलब पंजाब में बहुत फ़ायदा हुआ था। ठीक है, एनपीके जो था वास्तविक में 4:2:1 में होना चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये पोटेशियम। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है 6.4 नाइट्रोजन, तो इतना ज़्यादा उर्वरक यूज़ कर रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा। देखो उत्पादन बढ़ा है, नो डाउट, देखो 10 मिलियन टन था, उससे बढ़ के ये हो गया, धान का भी बढ़ गया, सबका बढ़ गया, लेकिन उसके आर्थिक और सामाजिक कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। जैसे कि सकारात्मक तो क्या है, उत्पादकता में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुई, गाँवों में रोजगार बढ़े, लेकिन नकारात्मक ये है क्षेत्रीय अक्षमता बढ़ी, मतलब पंजाब और लोग अमीर हो गए, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग गरीब हो गए। ठीक है, केवल बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ, छोटे किसान है इसका, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। मिट्टी की जो है अभी देखोगे पंजाब में सॉइल जो है सलाइन हो गया है, एल्कलाइन हो गया है। ठीक है, उसके अलावा पानी जो है इतना एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कि भूमिगत जल की उपलब्धता कम हो गई है। ठीक है, उसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से जो मिट्टी है जहरीली होती जा रही है ना, आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो। परंपरागत फसल जो है विलुप्त हो गई है, हम लोग टोटली डिपेंड कर रहे हैं फॉरेन फसलों पे, और कीटनाशक का केवल 1% कीट में नियंत्रण हो रहा है, शेष पर्यावरण प्रदूषण। कीटनाशक आप डालते हो ना इतनी मात्रा में, तो कीटनाशक 1% यूज़ होता है, बाकी आपके खाद्य श्रृंखला में चला गया, पानी में चला गया, सब में चला गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति, पहला तो हो गया। द्वितीय हरित क्रांति में क्या हुआ, प्रथम हरित क्रांति का मकसद क्या था, कृषि की समस्याओं को दूर करना, है ना। अब नॉर्मन बोरलॉन्ग ने हरित क्रांति एक अस्थायी सफलता बोला, और रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, हरित क्रांति का विस्तार किया गया पूर्वी भारत में, बिहार में जैविक गलियारा बनाया गया, और 2016 में सिक्किम बना पहला पूर्व ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं, पहले स्टेट में हम लोग का, पहले स्टेज में हमारा पर्पस था कैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अब जैसे देखा प्रोडक्शन तो बढ़ गया भाई, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट है। तो दूसरे फेज़ में एक तो ईस्टर्न क्षेत्र है, जैसे आपका ये जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, यहाँ बढ़ावा दिया गया ग्रीन क्रांति को, साथ ही सस्टेनेबल फार्मिंग को, मतलब जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया ताकि परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, भारत के कुछ 15 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपका ये जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, हिमालय, है ना, इसको रट लीजिएगा, मैंने उस दिन आपको बताया था, आप ऐसे मैप करके याद करेंगे और कौन कौन से हैं उसको, है ना। तो सिंपल सा है, हिमालय क्षेत्र हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, नर्मदा क्षेत्र, नर्मदा को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उत्तरी, मध्यमी और निचली, है ना। उसके बाद गंगा का पार्क क्षेत्र, तो गंगा को 4 पार्ट हो गया है। ठीक है, उसके अलावा पठार को पूर्वी पठार, मध्यवर्ती, पश्चिमी, दक्षिणी पठार हो गया। उसके बाद फिर तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय, पश्चिमी तटीय, फिर गुजरात का मैदान, तो याद करना आसान है ये। उसके अलावा भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र फसलें कौन कौन सी हैं, याद तो नहीं कर पाओगे, ठीक है छोड़ो। पशुपालन का छोटा सा डाल दिया है, तो मवेशी जनसंख्या भारत विश्व में प्रथम है, बहुत सारे जानवर हैं हमारे यहाँ, उपजाऊ उत्पादक तो नहीं है बट बहुत सारे हैं। ब्राज़ील दूसरे स्थान पे है। विश्व के 13% मवेशी और 57% भैंस भारत में पाए जाते हैं। मवेशी में 36% हैं, भैंस जो है 20%, बकरी जो है 28%, भेड़ जो है 40%। जीवीए में पशुधन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में बहुत कम। उसके बाद ये भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक है।
हमारे यहाँ प्रति पशु या फिर प्रति व्यक्ति जो दूध की उत्पादकता काफ़ी कम है, लेकिन हाँ उत्पादन में हम लोग टॉपर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जानवरें बहुत हैं, तो सब लोग कम कम दूध भी देते हैं तो भी खींच लेते हैं। प्रति व्यक्ति जो है 125 ग्राम था, जो 22-23 में थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि वही वाइट रिवॉल्यूशन आया था ना। पशु जनसंख्या जो थी 2018 में 20वां हुआ था, 21 का प्रावधान चल रहा है, या तो चल रहा होगा, अब आने वाला होगा, है ना। हर 5 साल में ये चलते रहता है। पशु संसाधन दोस्तों तो सर्वाधिक आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। भैंस जो है यूपी में, पशुधन ये सब, वो जो सेंसस था ना 20th वो हुआ था, उसके हिसाब से ही है, ठीक है। श्वेत क्रांति के बारे में पढ़िए, ये आता है। कहाँ शुरू हुआ था? आनंद, गुजरात से। अमूल मॉडल, आनंद, अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क फेडरेशन यूनाइटेड लिमिटेड, ऐसा बोल है ना, यूनियन लिमिटेड कुछ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आनंद मॉडल हो गया। और 1965 में एनडीडीबी का गठन हुआ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। इसके अध्यक्ष कौन बने? वर्गीस कुरियन, है ना। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड लाया 3 चरणों में। पहले चरण में 1780 10 राज्यों में हुआ, दूसरे चरण में 18 राज्यों में, तीसरे चरण में सभी राज्यों में, ठीक है। भारत विश्व में उत्पादन में प्रथम बन गया। तो ये आप याद रखिएगा। जो ऑपरेशन फ्लड है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति, तो इसमें क्या हुआ? मछली उत्पादन, है ना। कब हुआ? शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इन सब का याद रखना होगा ना, कब शुरू हुआ था। जैसे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन 66-67 में शुरू हुआ था। इसके बाद ये दूध वाला 70 में हुआ था। इसका कब हुआ था? 85-90 में हुआ था। चीन प्रथम है नीली में, भारत तृतीय है। कुल मछली उत्पादन में हमारा आंध्र प्रदेश टॉपर है, वेस्ट बंगाल। फिर ये समुद्री एरिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा? गुजरात में है, केरल में, इन सब में। स्वच्छ जल, मतलब ये मछली का ना, समुद्री मछली जो है गुजरात पाया जाता है। स्वच्छ जल वाला एपी में बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग एक बार मछली पालन सीखने के लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर होता है। तो बड़ी बड़ी टंकियाँ थी, किसी को मछली पालन करना है तो सीख के आ जाना, बहुत अच्छे से करना। बट बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है और आपको थोड़ा एक्सपर्टीज़ करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी फॉल्टर होगा ना तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ, ये रटना है आपको, ये मैंने पहले शेयर किया था। हरित क्रांति कृषि से, श्वेत दूध से, नीली मछली से, पीली तिलहन से, तिलहन है ना, तिलहन मतलब आपका ऑयल सीड। गुलाबी झींगा से, ये पूछता है। भूरी क्रांति आपका इंपॉर्टेंट है, उर्वरक 3 के लिए होता है आपका, वूल के लिए भी, लेदर के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए भी। बादामी मसालों के लिए। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों के लिए। काली क्रांति बायोडीजल के लिए। स्वर्णिम क्रांति हॉर्टिकल्चर, ये आपका वही हॉर्टिकल्चर के लिए। ये पूछा था अभी एग्ज़ाम में किसी, है ना, तो उसको याद रखिएगा, आपके ऐसा एग्ज़ाम में भी आएगा। और उसमें भी समरी हो गया दोस्तों। इरिगेशन के प्रोजेक्ट वाले जो हैं उसका मैंने थोड़ा सा करा भी है, जस्ट इसको मैं सरसरी नज़र आपके लिए, चलो उसको अलग अगले वाले चैप्टर में करते हैं, ठीक है, आखिरी में।